गाइस, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे और अभी अपनी अटेंडेंस लगानी शुरू कर देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय सीए लिख दो बच्चों। अब तुम देख रहे हो ताजा ताजा बिल्कुल लेटेस्ट क्लास तुम्हारे लिए अरेंज कराई जा रही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, रॉ तरीके से क्लास को दिखा रहे हैं। जतिन भाई करेंगे आगे। ये तुम्हारा स्लाइड मैप लग रहा है, इससे पोल चलेंगे। ये सिस्टम होता है। सारे बच्चे जल्दी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जबरदस्त जबराट जिंदाबाद तरीके से क्लास के अंदर आ गए हैं और सब ठीक ठाक है, मौज बहार है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। जय हिंद जय सीए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, चलो जी, ऑल सेट नाउ एंड हियर वी गो विद लव कौशिक। केशव जी आपसे पूछे जतिन भाई क्या हालचाल है, प्लीज बताओ, बच्चे को बताओ क्या हालचाल है। माई किधर है? जतिन भाई हमारे हैं। हालचाल एकदम बढ़िया है। आप लोग कैसे हो? जल्दी से बता दो एक बार, हाजिरी लगा दो। हाँ, हाजिरी लगा दो भाई। जय हिंद जय कॉमर्स। जय हिंद जय कॉमर्स जय सीए। भाई ये हमारे कंप्यूटर जी हैं। एक्चुअली इनकी दुआ से ही, इनके काम की वजह से ही ये क्लास ऑपरेट हो पाती है, ये क्लास चल पाती है। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे जतिन भाई का, जतिन श्रीवास्तव जी का। थैंक यू जतिन जी। थैंक यू। ओके, चलो जी। अच्छा जी, चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पेन का कलर प्यारा सा चूज कर लेता हूं तुम्हारे लिए। चलो जी उस्ताद, मजा आ गया। ओके, पेन कहां रख दिया मैंने? पेन कहां गया? पेन कहां गया? बच्चों को सिखाऊंगा कैसे? मार्कर कहां गया भाई? ढूंढो ढूंढो। ये रहा, ये रहा। अब मेरे हाथ में हथियार आ गया है जिससे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जितेंद्र। तो दोस्तों चश्मा उतार देते हैं और काम की बात पे आएंगे। एक मैं अपना वो भी ले लूं, ये रिमोट भी ले लूं। इस रिमोट का जब मैं बटन दबाता हूं ना तो ये यहां से स्लाइड चेंज हो जाती है। देखो चेंज हो गई ना। ऐसे करके पढ़ाता हूं आपको, बिल्कुल रॉ तरीके से पढ़ाने आया हूं, मतलब सच्ची चीजें भी तो दिखाऊंगा, है ना। चलो जी दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सब बच्चों को कि चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स चल रहा है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसका नाम है। दोस्तों इस चैप्टर में 3 यूनिट है, हम 1 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमने स्टार्ट की थी। लास्ट क्लास में यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम कर चुके थे। अभी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बाकी है, पहले मैं वो आपको बता दूं कि क्या बाकी है, तब फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों देखो जी, मुद्दे की बात, मैंने आपको बताया कि टोटल यूटिलिटी कर्व ऐसा होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ नहीं खाओगे तो कोई यूटिलिटी मिलेगी नहीं। और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऐसा होता है, नेगेटिव भी चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, ये 2 कर्व मैंने आपको पढ़ाए थे आपके मॉड्यूल के अंदर। ये 2 कर्व बना के इस तरीके से नहीं दिखाए हैं जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाने हैं। हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, कुछ चीजें हमें क्लियर करनी है, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन भी बनेगा। दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, इन दोनों कर्व को अगर मैं एक साथ बनाऊं तो कैसे बनेंगे, वो सिखाना चाहता हूं आपको मैं, इस बात को ध्यान रखना। और टोटल यूटिलिटी कर्व में थोड़े स्टाइल है। अगर आप 11th 12th में देखकर आए हो तो काफी सारी जगह टोटल यूटिलिटी कर्व ऐसा बनाया हुआ है, मतलब इसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो भी जाएगा, कुछ नहीं खाओगे तो कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, राइट। ठीक है ना। ओके रिपोर्ट, मॉड्यूल का ये कोई पेज नंबर नहीं है सृष्टि शर्मा, आपके थोड़े बेसिक्स कवर अप करा रहा हूं। देखो जी,
मैं इस वाले और इस वाले कर्व को लेकर चलूंगा और MU और TU कर्व को एक साथ प्लॉट करूंगा, एक साथ एक ही डायग्राम में बनाऊंगा, थोड़ा सही लगेगा। चलो जी, मैं बनाता हूं हरे रंग से TU कर्व, बीच में से स्टार्ट कर रहा हूं, लो जी ये TU कर्व है, और सफेद रंग से बनाऊंगा MU कर्व। मैं एक यहां पर पॉइंट मार्क कर लेता हूं, ये लो जी, ये TU का मैक्सिमम पॉइंट है, इसको मैंने नीचे मार्क किया है। क्यों? क्योंकि MU कर्व इस पॉइंट से होकर जाता है। इसमें मुझे कुछ क्लैरिटी मिलती है कि जब ये MU यहां पर 0 है तो TU अपने आप में मैक्सिमम है। तो कुछ हम पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं MU और TU के बीच के, ठीक है। तो इस टॉपिक को बोलते हैं राज्य रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। इन दोनों के बीच में आखिर रिश्ता क्या है? तो पहला रिश्ता, जब MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम होता है, अपने आप में मैक्सिमम होता है। When MU is 0, TU is maximum। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इशू क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में? When MU is 0, TU के साथ क्या होगा? उसके 4 ऑप्शन होंगे, 3 कोई भी हो, आपको मैक्सिमम वाला देखना है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। अब देखिए दोस्तों, MU हमेशा फॉल करता रहता है, और TU कभी राइज करता है और फिर उसके बाद फॉल करता है। तो देखिए MU के साथ एक गेम है, MU यहां से लेकर यहां तक फॉल कर रहा है तो MU पॉजिटिव है, इसके बाद फॉल कर रहा है तो MU नेगेटिव है। मैं इसके पॉजिटिव पोर्शन की बात कर रहा हूं। यहां तक जब MU फॉल कर रहा है तब तक ही TU राइज कर रहा है। जैसे ही MU नेगेटिव हो गया तो TU को देखो ये गिरने लग गया। तो यहां रिलेशन बनता है when MU falls but remain positive। MU फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, यानी फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब प्लस की वैल्यू है, वही बात कर रहे हैं। तो TU राइज करता है तो TU राइजेस, लेकिन जब MU फॉल करते करते नेगेटिव हो गया तो यहां पर when MU fall but छोड़ो एंड बिकम्स नेगेटिव, फॉल कर रहा है और नेगेटिव हो गया तो TU के साथ क्या होगा? तो TU स्टार्ट्स फॉलिंग, TU बेचारा खुद फॉल करना स्टार्ट कर देगा जैसे ये कर रहा है। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात आपको समझनी है। जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ सेसाइटी। यहां पर उसको कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही, मतलब प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे उसकी फुल सेटिस्फैक्शन हो गई है, पेट भर चुका है, ठीक है। हां समीर खान, MU पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। TU कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना, क्योंकि जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो एक टाइम पर बंदे को पता लग जाता है कि हाँ अब काम हो चुका है, और ज्यादा खाएगा तो ज्यादा उल्टियां हो सकती हैं, ठीक है। तो वो खाना बंद ही कर देता है इन रियलिटी। इस पॉइंट को भी सेसाइटी पॉइंट बोलते हैं। तो सैचुरेशन और सेसाइटी पॉइंट एक ही बात है। कोई पूछे सैचुरेशन पॉइंट पर क्या होता है, तो सैचुरेशन पॉइंट पर MU 0 होता है और TU मैक्सिमम होता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ TU 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ओके जी, चेतन पवार, इस चीज को नंबर लेकर समझा रखा था आपके मॉड्यूल में, टेबल लेकर। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था, आप क्लियर कर लो। देखो ऐसे मान लो किसी कॉमोडिटी का कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हो 1 2 3 4 5 6, इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है,
मान लो 10, 8, 6, 4, 0, -2। आप इससे अगर टीयू कैलकुलेट करोगे तो 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 0 28, और 28 में -2 को करोगे तो ये माइनस ही हो जाएगा और 26 बन जाएगा। अब देखो क्लैरिटी क्या मिलेगी आपको। ये बात तो क्लियर है, जब तक टीयू राइज हो रहा है, टीयू राइज यहां तक हो रहा है, यहां से लेके यहां तक, इसके बाद तो राइज नहीं हुआ ना, बढ़ रहा है ना टीयू 28 तक, तब तक एमयू फॉल होता होता पॉजिटिव है। 10, 8, 6, 4 गिरता गिरता पॉजिटिव है। जब टीयू एक पॉइंट पर आकर कांस्टेंट हो गया और मैक्सिमम भी है, सेकंड वाली वैल्यू पे बात कर रहा हूं, मैक्सिमम भी है, तो एमयू 0 हो गया। तो जब एमयू 0 होता है तो यह कंफर्म है कि टीयू मैक्सिमम होगा ही होगा, लेकिन टीयू कहीं और भी मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन ये नहीं पूछेगा आपसे जब टीयू मैक्सिमम है तो एमयू के साथ क्या होगा, आपसे ये पूछेगा जब एमयू मैक्सिमम है, ओ एमयू 0 है तो टीयू के साथ क्या होगा। तो दोस्तों जब एमयू 0 होगा तो टीयू मैक्सिमम होगा, क्योंकि असलियत में टोटल यूटिलिटी नाम की चीज बाद में कैलकुलेट होती है। कैसे? टोटल करोगे तभी तो टोटल यूटिलिटी आएगी। किस चीज को टोटल करोगे? मार्जिनल यूटिलिटी को। तो असलियत में कंजम्पशन के साथ तो मार्जिनल यूटिलिटी अटैच होती है, इसको प्लस करते रहते हो। ठीक है, ओके जी। फिर अगर एमयू नेगेटिव हो गई तो टीयू देखो गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तीन रिलेशन बन गए यहां से, मैंने क्लियर कर दिया। और ये जो टीयू और एमयू का ग्राफ है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और टीयू का ऐसा भी ग्राफ बना सकते हो, ऐसा भी ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मॉड्यूल में है ही नहीं। टीयू 0 तब बोल सकते हो तुम जब तुमने कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा वो भी कुछ नहीं, समझे? ओके रिपोर्ट है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास का सिस्टम खत्म कर दिया था। आज की क्लास में क्या कराऊंगा, आज की क्लास में आपको कंज्यूमर सरप्लस का इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। यहां से आप अपने एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, जरूर क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट है जी। तो कार्यवाही शुरू करते हैं। दोस्तों लिखा है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? पहले एक सिचुएशन एज्यूम करो। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम चाहते हैं कोई सामान खरीदना और उसके लिए एक बजट सोचते हैं कि हाँ भाई ये सामान इतने रुपए का मिल जाएगा, लेकिन वो सामान उतने रुपए का मिलता नहीं है, रेट अलग होता है। जैसे कि मान लो हम घर से सोचकर चले कि एक जीन्स खरीदेंगे और वो जीन्स की पैंट 1000 की मिलेगी। अब तुम मार्केट में जाते हो तो तुम्हें वो जीन्स की पैंट 750 की मिल जाती है कभी कभी, है ना? तो तुम्हारे मन ही मन के अंदर तुम्हें 250 का फायदा सा होने लगता है, होता है ना? तो दोस्तों जो ये फायदा होता है ना 250 का, इस फायदे को ही बोलते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस। यानी तुम घर से निकले थे ये सोचकर कि 1000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी तुम्हारी विलिंगनेस थी। विलिंगनेस मतलब चाहत कि ये चीज 1000 की मिल जाएगी, एंड तुम्हारी एबिलिटी भी है भाई, योग्यता भी है, तुम्हारे पास 1000 रुपए है भी, एबिलिटी टू पे, बंदे की औकात है कि वो इतने रुपए पे कर सकता है जींस के लिए, लेकिन उसे वो सस्ते में मिल गई। यानी ये वो है जो उन्हें एक्चुअली इन रियलिटी अमाउंट पे किया है, एक्चुअली पेड। तो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे एंड एक्चुअली पेड अमाउंट। समझ रहे हो? तो कंज्यूमर सरप्लस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर तुम सोचो भैया कि यार मैं सोच रहा था कि 1000 की जींस मिल जाए और मार्केट में वो 1100 की मिल गई, तो तुम खरीदोगे थोड़ी? तुम्हारे पास पैसे ही, तुम्हारी एबिलिटी 1000 की है। बंदा बोलेगा मैं तो फिर भी खरीद लूंगा कहीं से उधार लेके, तो भाई तुम्हें नुकसान हुआ। इसको फिर सरप्लस नहीं बोलेंगे, ये डेफिशिट हो जाएगा। और डेफिशिट नहीं पढ़ रहे हम अपने सिलेबस में सरप्लस पढ़ रहे हैं सिर्फ। ठीक है ना? हाँ जी, ये उसका एक्सपेक्टेड रेट है। आप देखो यार हमेशा ही ना, कोई बच्चा बुक के बारे में पूछ रहा है तो 7 जनवरी से आपकी बुक डिस्पैच होनी शुरू हो जाएगी, और डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, कहीं 2 दिन में पहुंच जाएगी, कहीं 3 दिन में, कहीं 4 दिन में, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के अंदर सबके पास बुक्स पहुंच जाएगी। जो प्रो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर रहा हूं। ठीक है जी। तो कंज्यूमर डेफिसिट नाम का कोई टॉपिक नहीं है केशव शर्मा जी,
कंज्यूमर को सरप्लस तभी होता है जब उसके एक्सपेक्टेड अमाउंट से उसको कम अमाउंट में सामान मिल जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है यार, बहुत बार ऐसा होता है। तुमने सोचा था यार मोबाइल फोन का चार्जर खराब हो गया, अब ये मार्केट में 200-250 तक का मिलेगा, ये सोच के गए थे और मार्केट में वो चार्जर 100 रुपए का मिल जाता है, तो तुम्हारे मन ही मन में आहा भाई बढ़िया चीज मिल गई। तुमने सोचा यार सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन तो यार 20-25 हजार की होती है, फिर तुमने सीए वाला देखा है, कंज्यूमर सरप्लस हो गया तुम्हें, समझ रहे हो? कंज्यूमर सरप्लस ये चीज होती है। जो ये कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक है ये भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। तो मार्शल के द्वारा ये टॉपिक दिया हुआ है। चलो जी, मार्शल ने क्या बोला, किस तरीके से डिफाइन किया? तो मार्शल डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इन्होंने कॉन्सेप्ट डिफाइन किया कैसे? ये बोलते थे इट इज एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे। ठीक है, मतलब उसकी विलिंगनेस और एक्चुअल पेमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है। बहुत आसान भाषा में मैंने बता दिया। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। इट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। मुश्किल लैंग्वेज को आसान बनाया। और कंज्यूमर सरप्लस का एक फॉर्मूला है। कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला है? तो देखो, इट इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे। जितना पैसा कंज्यूमर पे करना चाहता है, रेडी मतलब उसकी विलिंगनेस है, एबिलिटी है जितना पे करना चाहता है, और माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, जो वो एक्चुअली में पेमेंट करता है। समझ गए? बहुत आसान काम हो गया। बहुत लप्पू सा कॉन्सेप्ट है, मतलब बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ये तो आम भाषा में कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग मैंने बता दिया आपको। ओके रिपोर्ट है। अब इसको टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट करूंगा। एक बार आप इसको रीड कर लो, एक्चुअली लैंग्वेज क्या लिखी है। इतने मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं। चलो जी, ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं उस्ताद। ठीक है, ये कंज्यूमर सरप्लस तुम्हें कहीं भी हो सकता है। जीन्स खरीदने जाओ, मोबाइल फोन खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, कहीं भी हो सकता है। शेयर में भी हो सकता है। कोई बंदा सोच रहा है कि यार मेरे को रिलायंस कंपनी का शेयर 1800 का मिल जाएगा, लेकिन वो सच में तुम्हें 1600 का मिल गया, तो 200 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हो गया। समझे? ओके, चलो जी, अब इसको टेक्निकल कर दूं, थोड़ा सा मुश्किल कर दूं। अभी थोड़ी देर में करूंगा, 2-4 लाइनें और इसके ऊपर पढ़ लो। दोस्तों, ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही डिराइव हुआ है। यानी जब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये पता कर रहे थे कि बंदा ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो धीरे धीरे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी, तो उनको आइडिया हुआ कि कंज्यूमर सरप्लस नाम की भी चीज है जो उससे डिराइव हो जाती है। बस इतना ही ध्यान रखो अभी, ठीक है ना। आगे, इट इज नॉट अ टेंजिबल सरप्लस। ये कोई टेंजिबल सरप्लस नहीं है, मतलब तुम इसको टच करके नहीं देख सकते, और इसकी कैलकुलेशन भी असलियत में कैसे करोगे तुम? कैलकुलेशन भी नहीं होती, एक अंदर की फीलिंग है ना। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस से भी हम कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे। अभी देखो, इट इज जस्ट अ गुड फीलिंग दैट द गुड्स और सर्विस आर वर्थ मोर। जब कोई गुड और सर्विस की वर्थ बहुत ज्यादा होती है तुम्हारी पेमेंट से, तो तुम्हें एक फील आती है ना, आहा भाई सस्ते में मिल गई। ओके, हाँ जी। तो दिस फीलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एज इट लीड्स टू हायर स्पेंडिंग बाय ऑल द कंज्यूमर्स। इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जब कंज्यूमर को हाई वैल्यू की चीज मिलेगी, उसकी पेमेंट जितनी है उससे ज्यादा वैल्यू की चीज मिलेगी, तो कंज्यूमर को मजा आएगा। उसको मजा आएगा तो वो रिपीट कर करके उसको बार बार खरीद सकता है। बार बार खरीदेगा तो देश के अंदर सब लोग स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे। जब देश के अंदर स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे तो जिनका सामान बिक रहा है उनकी इनकम बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ेगी तो जो लोग उन पे नौकरी कर रहे हैं उनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो ओवरऑल देश में सबकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। सब एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, इट मींस कंज्यूमर सरप्लस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड है वैभवी। ये लॉ कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप ये सोच लो, ठीक है ना। ठीक है।
और जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर बूस्ट भी आ सकता है। बूस्ट मतलब हाई टाइम आ सकता है जहां पर सब लोग खुश हो। ठीक है जी, ओके जी। हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टेक्निकल बना रहा हूं, टेक्निकल बनाते हैं दोस्तों। देखो जी, कंज्यूमर सरप्लस के लिए एक लाइन यूज करता हूं। मान लो यहां पर मैं एक डिमांड कर्व बना रहा हूं, डिमांड कर्व मैंने बना दिया, ये इतना ही बनाया है। ठीक है, किसी भी कॉमोडिटी का डिमांड कर्व है, इतना ही बनाया है, चाहे आप पूरा बना लो चाहे जितना मर्जी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही बनाया है। इमेजिनेशन पे जाओ और कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं मैं प्राइस का, इधर प्राइस लिखते हैं ना, इधर मैंने ये पॉइंट ले लिया प्राइस का, जो प्राइस कंज्यूमर ने सामान को खरीदने के लिए पे किया है, यहां से इस लाइन को लंबा कर दिया, प्राइस लाइन है ये, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, मतलब प्राइस के सामने ऐसे लकीर खींच दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ओके। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो प्राइस की लाइन है ये वाली सफेद रंग की, और जो इसके ऊपर का डिमांड कर्व है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, जो ऑरेंज लाइन से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो पूरा एरिया है, मैथमेटिकली इस एरिया को जब तुम कैलकुलेट करोगे, भाई मैथ्स में एरिया निकालते हैं, कैलकुलेशन होती है चीजों की, तो जब इस संतरी वाले यानी ऑरेंज कलर का जो ट्राइंगल है, उस एरिया को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एक वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। यानी डायग्राम में तुम कंज्यूमर सरप्लस दिखा सकते हो। कैसे तुम दिखा सकते हो? लैंग्वेज क्या लिखोगे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में? इट इज द एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन। प्राइस से ऊपर, यानी ये प्राइस लाइन है, इससे ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे का जो एरिया होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, अब मेरी बात समझना जरा, एक फीलिंग को, इस फीलिंग को और बड़े लेवल पे ले जाओ। मान लो किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, तो बताओ कंज्यूमर सरप्लस कम होगा या ज्यादा होगा? राज्य, प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। यानी जो जींस तुम्हें 1000 की मिल रही थी, तुम 750 की लाए हो, तो 250 का कंज्यूमर सरप्लस है। ओके, अब प्राइस कौन सा बढ़ जाएगा? वो प्राइस जो तुम एक्चुअली पे कर रहे हो। अगर मान लो ये 800 रुपए की हो गई, तो तुमने तो 1000 की सोची थी, तुम्हें 800 की मिली, तो 200 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हो गया। यानी प्राइस बढ़ने से, ये वाला प्राइस बढ़ने से, एक्चुअल पेमेंट वाला प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, और प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा हो जाता है। बुक में ये डायग्राम गिवन है, मॉड्यूल में ये चीज गिवन है। मॉड्यूल में किस तरीके से गिवन है देखो, मान लो जी ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस लाइन है। बोला है अगर प्राइस P1 से बढ़कर P2 हो गया, यानी ये वाला हो गया, तो बताओ कंज्यूमर सरप्लस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो भाई, इसका मतलब ये प्राइस था, तो इसका मतलब पूरा ये इलाका कंज्यूमर सरप्लस था। लेकिन जब हरी लाइन का प्राइस हो गया, तो हरी लाइन से देखो, अब कंज्यूमर का सरप्लस ये वाला इलाका हो गया। पहले ये बड़ा ट्राइंगल था, अब छोटा सा ये गुलाबी वाला ट्राइंगल रह गया, तो कंज्यूमर सरप्लस इतने अमाउंट से कम हो गया, इतने अमाउंट से कम हो गया। तो प्राइस के बढ़ने पे कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, आपको सुंदर सुंदर क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको मजा आएगा जरा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये लो जी, ये डायग्राम है जिसमें डिमांड कर्व ए से लेकर डी तक है। ठीक है जी, ये प्राइस के पॉइंट लिखे हुए हैं एफ और फिर ई, यहां पर क्वांटिटी है क्यू और ये Q1। ठीक है, ये ऐसे ही पॉइंट मार्क किए हुए हैं। ठीक है जी, इसको बिठा देता हूं, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस ऑफ अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम ई टू एफ। कह रहा है अगर प्राइस फॉल हो गया ई से एफ, पहले ई था फिर एफ हो गया, ये फॉल हो गया, तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अपन देखेंगे, जब प्राइस ई था, जो ये प्राइस है ना, तो प्राइस से ऊपर
और इस डिमांड कर्व से नीचे का जो एरिया होता है ये कंज्यूमर सरप्लस था, लेकिन प्राइस कम हो गया, यहां तक आ गया, तो भैया ये प्राइस है ना, अब तो इस प्राइस से ऊपर और जो डिमांड कर्व है ये वाला डिमांड कर्व इससे नीचे, अब कंज्यूमर सरप्लस का एरिया पहले से ज्यादा हो गया। इस बात से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको नंबर पढ़ने हैं। तो ये पूछा है जी, प्राइस के कम होने से कंज्यूमर सरप्लस पे क्या फर्क पड़ा, डिक्रीज हो गया ये इस वाले एरिया से, ई एफ जी आर से, ये क्या है ई एफ का है जी, ये जी है ठीक है ना, जी आर इस वाले एरिया से कम हो गया, या डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस बाय ए ई आर, मतलब इस ट्राइंगल से कम हुआ, या डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस बाय ई एफ सी आर, यानी ई एफ, अच्छा सी था यार, ये सी ही है, यानी ई एफ सी आर से कम हो गया, जी तो पॉइंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है, टाइम ले लो आप अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको इसके लिए 1 मिनट दे देता हूं, राजे 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए आप मुझे बताएंगे। चलो जी उस्ताद, दिमाग लगाना है, दिमाग फुर्तीला होना चाहिए यहां पर। यहां पर बच्चा खेल खेल में फंस सकता है, देखो हर जगह डिक्रीज डिक्रीज लिखा है, अरे भाया अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो कंज्यूमर सरप्लस तो बढ़ेगा ना, इस एरिया से ई एफ सी आर से इंक्रीज हो जाएगा, इस एरिया से तो इंक्रीज होना था तो ठीक होता, यहां इंक्रीज का ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव पे टिक कर देंगे, डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। आपका मैंने बता दिया आंसर होगा 4 राइट, ज्यादातर बच्चों ने सही किया, ओके, अनिकेत, सामिया, तनिषा, सूर्या, दीपक मिश्रा, ठीक है जी। चलो जी, इस डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड है एक क्वेश्चन और, मैं क्या करूं, आप इसको यहां लिखो, ठीक है जी, हाँ ये मैं मिटा देता हूं, आपके लिए यही वाला डायग्राम है, और क्वेश्चन दूसरा पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है मॉड्यूल में दिया हुआ है, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम एफ टू ई, प्राइस अगर बढ़ जाए तो द इंक्रीज इन रेवेन्यू अर्न्ड बाय द सेलर, प्राइस बढ़ गया तो रेवेन्यू सेलर का बढ़ेगा, तो कितने एरिया से बढ़ेगा। अब रेवेन्यू सेलर का देखो क्या होता है, जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होता है वही सेलर का रेवेन्यू होता है, अमाउंट के हिसाब से दोनों चीजें सेम होती है, कंज्यूमर अगर 20 रुपए खर्चेगा तो सेलर को भी 20 रुपए का ही रेवेन्यू होगा, यह बात आपको क्लियर होना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब वो अमाउंट है जो सेलर को सामान बेचने से मिला है, प्रॉफिट को रेवेन्यू नहीं बोलते, ठीक है। चलो जी देखते हैं, अब मान लो ये डिमांड कर्व मैं बना रहा हूं, ठीक है, कंज्यूमर ने ये प्राइस पे किया है, कोई भी प्राइस है वट, इस प्राइस पर कंज्यूमर ने कितना सामान खरीदा होगा, कितनी क्वांटिटी परचेज की होगी। तो दोस्तों जो ये बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स सेलर का रेवेन्यू है, सेलर का रेवेन्यू है। कैसे, हम हमेशा रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये प्राइस है ये क्वांटिटी है, प्राइस इंटू क्वांटिटी हम हमेशा टोटल रेवेन्यू को निकालते हैं। तो यार ये तो एक स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया भी तो बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना मैथ्स के हिसाब से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स का एरिया आ जाता है मैथ्स के हिसाब से। तो टोटल रेवेन्यू ये बॉक्स होगा। अगर प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस बढ़ गया मान लो, ठीक है, तो कंज्यूमर कितना सामान खरीदेगा, प्राइस बढ़ गया P से P1, तो कंज्यूमर
यहां देखो डिमांड कर्व पे, तो इतना सामान खरीदेगा। तो अब प्रोड्यूसर का जो रेवेन्यू है वो ये हो जाएगा, ये वाला बॉक्स। तो देखो पहले ये वाला बॉक्स था, अब ये वाला बॉक्स हो गया। तो फर्क क्या आया, इतना तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू कम हो गया और इतना बढ़ गया। तो क्वेश्चन में यह पूछा है कितना इंक्रीज होगा, तो इतना इंक्रीज होगा। दिस शुड बी द राइट आंसर। मैंने आपको ऐसे ही भावनाओं में घुसाया है, इतना इंक्रीज होगा, राइट। तो ये कितना है आपको बताना है, ठीक है ना, ये कितना है आपको बताना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहां से अगर प्राइस एफ से लेकर ई तक इंक्रीज हुआ, तो देखो अगर एफ से ई तक इस बार प्राइस इंक्रीज हो गया तो रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा प्रोड्यूसर के, ठीक है, आपको ये बताना है। तो डायग्राम आप यहां से देखेंगे, ठीक है, और ऑप्शन यहां से देखेंगे। अगर प्रोड्यूसर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसका एरिया इक्विवेलेंट टू द एरिया ई एफ जी आर हो जाएगा। चेक कर लो, ई एफ जी तो कहीं पॉइंट ही नहीं है, भाई, इक्विवेलेंट टू द एरिया ई एफ सी आर। ई एफ सी आर के बराबर हो जाएगा ई एफ सी आर, यानी ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, या फिर इक्विवेलेंट टू द एरिया ए ई आर हो जाएगा, यानी ए ई आर, ये हरा रंग बता रहा हूं, इतना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या फिर नन ऑफ द अबव होगा। एक्चुअली यहां पर एक पॉइंट मैं मेंशन करता हूं जो यहां किया नहीं है। जो ये पॉइंट है ना, ये जी है, तो ई एफ जी आर सोच समझ के आपको डालना है कि ये पूछा है कितना कंज्यूमर सरप्लस, यहां क्वेश्चन है कितना कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस एफ है, अगर इससे प्राइस बढ़कर ई हो जाता है तो ये वाला पॉइंट जी है, ठीक है ना। ऐसे भी पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे ही पॉइंट दिया हुआ है, वेट, हाँ, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट जी है, ठीक है जी। बना ही देता हूं ना तुम्हारे लिए, ये वाली क्वांटिटी Q, ये Q1, ये ओरिजिन और ये पॉइंट R है। अब बताना है आपको प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसका कितना एरिया इंक्रीज होगा। आपके पास ऑप्शन है यहां पर, पूरे 1 मिनट का है, सोच लो समझ लो, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए टाइम तुम्हारे लिए छोड़ रखा है मैंने यहां पर, ठीक है जी। दिमाग लगाना पड़ेगा उस्ताद, लगाओ लगाओ। बहुत टाइम है आपके पास। देखो इस प्राइस पर, सफेद रंग से कर रहा हूं, इस प्राइस पर उसका सरप्लस कितना था, प्राइस सरप्लस देखना ही नहीं, रेवेन्यू देखना है। ये वाला बॉक्स था रेवेन्यू सेलर का, ठीक है जी। और इस प्राइस पर कितना है, इस प्राइस पर ये वाला बॉक्स हो गया। तो इतना कम हुआ है और इतना बढ़ गया है। क्वेश्चन में साफ पूछा है कि बढ़ा हुआ बताओ, कम हुआ मत बताओ। तो ई एफ जी आर से बढ़ गया तो इसके बराबर होगा इंक्रीज। ई एफ जी आर ये रहा, 1 वाला इज द राइट, ठीक है। तो भैया ये ठीक कर देते हैं। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, शुभाजीत, जय, वैभवी, सामिया और सूर्यपाल आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन। कंज्यूमर सरप्लस से इकोनॉमिस्ट क्या समझते हैं। 4 ऑप्शन है, अपना दिमाग लगा के बताओ। तुम्हारी रीडिंग स्किल्स चेक कर रहा हूं कि तुम खुद ऑप्शन पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है, जल्दी पढ़ो।
कंज्यूमर सरप्लस से क्या समझते हो? एरिया इनसाइड बजट लाइन, बजट लाइन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। द एरिया बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू हमने पढ़े ही नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। तो सी और डी में से एक ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड इट्स मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब जो उसने एक्चुअली पे किया है वो वाला प्राइस, यही कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन भी है, और दिस विल बी द राइट आंसर। इतना ज्यादा टाइम हो गया, थर्ड वाला इज द राइट, और ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। सूर्या, अमान, ललिता, स्वास्तिक और दीपक मिश्रा आर द टॉपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जी दोस्तों, अब चलते हैं अगली कहानी पर। देखो जी, मैं आपको कराऊंगा कंज्यूमर सरप्लस का यूज क्या है। यूज मतलब कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो उसका क्या इस्तेमाल है जिंदगी में, है? सृष्टि 4 वाला ऑप्शन पढ़ना ही नहीं था, जब तीसरा ठीक है। तो यूज को बोलते हैं एप्लीकेशन। कंज्यूमर सरप्लस का क्या इस्तेमाल है राजे? कंज्यूमर सरप्लस से यह पता लगता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर मान लो किसी कॉमोडिटी में कंज्यूमर को सरप्लस नहीं हो रहा तो कंज्यूमर वहां पर सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब कंज्यूमर जीन्स खरीदने गया था 1000 की और उसको मिल रही है मार्केट में 1100 की, तो यहां उसको सरप्लस नहीं हो रहा, तो कंज्यूमर यहां मजे नहीं कर पाएगा, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है एहसान जी। चलो जी और आगे बात करते हैं। यार अगर एक बार कंपनी को पता लग गया ना कि कंज्यूमर को हम सरप्लस दे रहे हैं, तो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है। यानी जो चीज कंपनी कंज्यूमर को ऑफर कर रही है, कंज्यूमर को उस चीज में सरप्लस नजर आ रहा है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है, कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। यानी कंपनी को अच्छा लगता है कि उसके कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। ओके, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी, अगर मान लो आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, तो आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे और बोलोगे सर मेरे को 1000 करोड़ रुपया चाहिए अपनी कंपनी के लिए। तो वो इन्वेस्टर पता क्या देखता है, जो तुम सामान बेच रहे हो वो कंज्यूमर को सरप्लस दे रहा है या नहीं दे रहा है। कैसे? वो देखता है कि जितने रुपए का कंज्यूमर सामान खरीद रहा है, प्रोडक्ट की सेटिस्फैक्शन यानी वैल्यू उस प्राइस से ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है। तो इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए भी, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस काम की चीज है। तो कोर्स के हिसाब से आप पढ़ रहे हो एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो राज्य द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हैज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है इसकी। जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ द वेलफेयर, वेलफेयर खुशियों का प्रतीक है, दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उनको कितना वेलफेयर हो रहा है, कितना मजा आ रहा है, पता लगता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस फर्म टू रिफ्लेक्ट ऑन अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड बाय डिफरेंट सेगमेंट ऑफ देयर कस्टमर्स। एक बिजनेस फर्म के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर सरप्लस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब दिखा रहा है कंज्यूमर सरप्लस को, अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को मजा आ रहा है, क्योंकि कंज्यूमर्स हु परसीव लार्ज सरप्लस आर मोर लाइकली टू रिपीट देयर परचेसेस। यानी जिन लोगों को ज्यादा सरप्लस हो रहा होगा वो प्रोडक्ट को बार बार खरीदेगा। किसी को लगता है लक्स साबुन 25 का है और मजा आ रहा है उससे, तो वो अगर लक्स साबुन के लिए 30 रुपए भी देना चाहता है, मतलब लक्स साबुन 25 का आ रहा है, अगर वो 30 का आएगा तो भी वो उसको खरीद लेगा ना। तो उसको लगता है, और आपको भी लगना चाहिए, हाँ 30 का भी खरीदने को तैयार है, अभी 25 रुपए दे रहा है तो मतलब उसको सरप्लस हो रहा है। अगर सरप्लस हो रहा है तो वो उसको बार बार खरीदेगा।
और जिस दिन लक्स का साबुन का रेट उसके बजट से बाहर चला जाएगा, उस दिन वो लक्स को छोड़कर किसी दूसरे साबुन पे आ जाएगा। हमें तो कंपनी को लगता है कि हां मजा आ रहा है उसको, तो बार बार रिपीट करेगा। ये था पहला एप्लीकेशन का पॉइंट। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सरप्लस। एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, कितना सरप्लस, उसका लेवल। कैन हेल्प बिजनेस मैनेजर्स मेक बेटर डिसीजन अबाउट सेटिंग प्राइसेस। अगर बिजनेस के मैनेजर को पता लग गया कि कंज्यूमर को सरप्लस कितना है, लेवल क्या है कंज्यूमर के सरप्लस का। अगर देखो जी, कंज्यूमर 1,000 रुपया देना चाहता है, उसमें से उसको वो चीज 750 में मिल जाती है, तो कंज्यूमर को 250 का सरप्लस हो रहा है। ये बात अगर बिजनेस मैनेजर ने जान ली तो वो अपने प्रोडक्ट का रेट 750 से 800 भी कर सकता है, क्योंकि इसमें भी कंज्यूमर को सरप्लस ही होगा, है ना। तो प्राइस को सेट करने में एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो रेट सेट कर लेता है, और रेट बढ़ाने से पहले ये भी सोचता है कि प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब लोग उसकी डिमांड को नहीं बदलेंगे, यानी कम बदलेंगे, तो वो रेट बढ़ा भी देगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, मतलब फ्लक्चुएट हो सकती है, बदल सकती है ना, तो वो रेट नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो लिखा है इफ अ बिजनेस कैन आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स विद डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद इन देयर मार्केट। अगर एक बिजनेस अलग अलग कंज्यूमर्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाए अलग अलग इलास्टिसिटी के साथ, यानी सबके साथ अलग अलग इलास्टिसिटी हो, एंड द मार्केट सेगमेंट विच आर विलिंग एंड एबल टू पे हायर प्राइस। अगर वो ये भी पता लगा ले कि कौन से कंज्यूमर्स हैं जो ज्यादा प्राइस पे कर सकते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट, देन फर्म्स कैन प्रॉफिटेबली यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो फर्म आसानी से प्राइस का भेदभाव कर सकती है। मेरी बात सुनो, अनुष्का मैम को जानते हो? तुम शायद जानते हो या ना जानते हो। अनुष्का मैम को छोले भटूरे बहुत पसंद है। वो एक दुकान है दिल्ली में कनॉट प्लेस में, वहां से 50 रुपए की एक प्लेट खाकर आई थी। मुझे बताया उन्होंने, कह रही सर बहुत बढ़िया सेटिस्फैक्टरी छोले भटूरे हैं। लव सर आपको भी छोले भटूरे पसंद है, एक दिन चलेंगे साथ में छोले भटूरे खा के आएंगे। मैंने बोला ठीक है। एक दिन अनुष्का मैम और मैं जा रहे थे, तो खैर कौन है अनुष्का मैम तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर वो और मैं जा रहे थे, तो हम दिल्ली में एक इलाका है जे कॉलोनी, वहां पर मैंने बताया यहां पर बड़े सस्ते छोले भटूरे मिलते हैं, 30 रुपए की एक प्लेट, बहुत बढ़िया होते हैं। तो अनुष्का मैम और मैं वहां छोले भटूरे खाकर आए। ओ भाई साहब, अनुष्का मैम बोली अरे इसी के तो छोले भटूरे मैंने कनॉट प्लेस में खाए थे। मतलब सेम बंदे सेम कंपनी के छोले भटूरे मिल रहे हैं, लेकिन रेट अलग अलग है। तो उस बंदे ने, जो भी XYZ छोले भटूरे वाला था, मैं उसको पॉपुलर नहीं कर रहा यहां पे, ठीक है, क्या था कि वो ही अपने छोले भटूरे कनॉट प्लेस में 50 के बेच रहा है, जे कॉलोनी में 30 के बेच रहा है। तो उसको पता लग गया कनॉट प्लेस में बंदे ज्यादा पैसे दे सकते हैं और जे कॉलोनी में कम पैसे देंगे, है ना, क्योंकि जे कॉलोनी में कैपेसिटी टू पे यानी विलिंगनेस टू पे कम होती है, कनॉट प्लेस में ज्यादा है लोगों की। तो जहां ज्यादा है वहां रेट बढ़ा दे, जहां कम है वहां रेट कम कर दे। ऐसे करके उसने प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन कर ली, समझे? ओके। फिर थर्ड एप्लीकेशन है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के जो लेवल होते हैं, यानी आप स्टार्टअप स्टार्ट करोगे तो किसी के पास इन्वेस्टमेंट मांगने जाओगे, तो इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है, कहता है कितना खर्चा आ रहा है और कितना बेनिफिट होगा खुद को भी, और वो देखता है कंज्यूमर को भी कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि कंज्यूमर के बेनिफिट से ही सारा बिजनेस जुड़ा है। ओके, विच टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, यानी लेवल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या है, विच द प्रोजेक्ट मे फैच, यानी प्रोजेक्ट से जो फैच हो सकता है, निकल सकता है, ठीक है। ये भी देखते हैं कितना सरप्लस है, भाई सरप्लस है तो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज रहने दो, पैसा खराब नहीं करना, ठीक है जी। और दोस्तों चौथे नंबर की एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन अ फर्म कंसीडर रेजिंग इट्स प्रोडक्ट प्राइस। अगर एक फर्म सोच रही है कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे, तो उसको पहले यह नॉलेज होनी चाहिए कि जब तुम प्राइस बढ़ा दोगे तो कंज्यूमर को सरप्लस होगा या नहीं होगा।
नहीं हुआ ना तो वो तुम्हारा सामान ही नहीं खरीदेगा। तो प्राइस बढ़ाने से पहले सोचो, सोचो, ठीक है। कस्टमर्स हु एंजॉयड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सरप्लस मे नो लॉन्गर बी विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस। जो कस्टमर इतू सा कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय कर रहे थे ना, मान लो भाई एक बंदा एक जींस के लिए 760 रुपए देना चाहता है, उसको वो जींस 750 में मिल गई, तो 10 रुपए का सरप्लस है। तो जरा सा कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय कर रहे हैं और तुमने जींस का रेट 800 कर दिया, तो ये बंदे बाहर ये खरीदेंगे नहीं जो 760 रुपए देना चाहते थे, ठीक है। फर्म्स मेकिंग सच डिसीजन शुड एक्सपेक्ट टू मेक फ्यूअर सेल्स इफ दे इंक्रीज प्राइस। तो ऐसी फर्म जो ऐसे में प्राइस बढ़ा देंगी तो उसको उम्मीद होनी चाहिए कि अब उनकी सेल्स कम हो जाएंगी, फ्यूअर हो जाएंगी। फ्यूअर मतलब थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो फालतू में प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए, कंज्यूमर सरप्लस की नॉलेज होनी चाहिए। अगला पांचवा, कंज्यूमर सरप्लस यूजुअली एक्ट एज अ गाइड टू फाइनेंस मिनिस्टर। देश के फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी कंज्यूमर सरप्लस बहुत जरूरी है। जब फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती है आजकल तो कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम टैक्स को बढ़ा देंगे, तो उसको पता होना चाहिए टैक्स बढ़ाने से उसका रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ने से कंज्यूमर का सरप्लस कम हो जाएगा, फिर कंज्यूमर उसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा उसमें भी पंगे आएंगे। अगर कंज्यूमर ने नहीं खरीदा तो सरकार के पास टैक्स भी कम जाएगा, यही बात। तो लिखा है व्हेन दे डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट विच टैक्स हैव टू बी इंपोज्ड। अगर ये डिसाइड करते हैं उस चीज पर जिस पर टैक्स इंपोज किया जाएगा, मतलब लगाया जाएगा, एंड द एक्सटेंट टू विच अ कॉमोडिटी टैक्स हैज टू बी रेज्ड। एक्सटेंट मतलब लेवल, और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कॉमोडिटी के ऊपर टैक्स का लेवल कितना इंक्रीज करना है। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू इंपोज टैक्सेस और इंक्रीज रेट ऑफ टैक्सेस ऑन कॉमोडिटीज। ये हमेशा उम्मीद रहती है, हर साल तुम देखते हो, हर साल ये लगता है हाँ टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जी हाँ, प्राइस तो बढ़ता है, ठीक है। कॉमोडिटीज यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब यहां पर है लीडिंग। हाई कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज द लॉस ऑफ वेलफेयर टू सिटीजन विल बी मिनिमम। अगर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स 10 रुपए से बढ़ेगा और सरकार ने टैक्स 4 रुपए से बढ़ा दिया, तो लोगों को यहां पर 6 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। तो सरकार के लिए भी ये बढ़िया है। अभी हमारी हाल फिलहाल की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, आपको पता होना चाहिए, आप सीए के स्टूडेंट हो। ओके रिपोर्ट है, चलो जी। ये कंज्यूमर सरप्लस के फायदे थे, फायदे मतलब यूज क्या थे। लेकिन दोस्तों इस कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस भी हैं, ये कराऊंगा आज की क्लास में, फिर क्लास खत्म। लिमिटेशन मतलब सबसे खतरनाक लिमिटेशन इसकी ये है, कौन कितना प्राइस पे कर सकता है वो बंदा बताता ही नहीं है। तो हमें घंटा पता लगेगा कि कितने रुपए वो पे कर सकता था, तो असलियत में कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट कैसे होगा? ये सिर्फ इमेजिन करने वाली चीज है। असलियत में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ये बताऊं, इसको तो छोड़ो तुम, असलियत में यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती यार। तुमने सुबह क्या खाया था? किसी ने पराठे खाए होंगे, किसी ने दाल रोटी खाई होगी, किसी ने सब्जी चावल खाए होंगे, कोई मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश, चिकन, मटन, पता नहीं क्या क्या खाया क्या होगा। किसी ने पानी पिया होगा, किसी ने सिर्फ चाय पी होगी, ठीक है ना। तो अगर तुम अपने आप से पूछो कि सुबह खाना खाने के बाद तुम्हें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, कभी कैलकुलेट ही नहीं करके बता सकते। ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट थे, इमेजिनेशन पे। ये तुम्हारी साइकोलॉजी, मेंटालिटी को अफेक्ट करते हैं, बस इतना जानना है। ओके रिपोर्ट है ना? तो ठीक है, जब यूटिलिटी असली में कैलकुलेट नहीं हो सकती तो तुम कैसे बताओगे कि कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हो रहा है उससे? नहीं, तो ये इन रियलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो बस यही तो इसकी लिमिटेशन है। जैसे मैं बोल रहा था कि कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से निकल कर आया है, तो आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में लागू नहीं होता, वहां फेल हो जाता है। फेल हो जाता नहीं हो जाता? जी हां, वहां वो फेल हो जाता है। ओके, लेकिन अब मेरी बात सुनो, जब सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल होती है तो उसकी वजह से कंज्यूमर का सरप्लस अफेक्ट होता है। मान लो कंज्यूमर एक जींस के लिए 1000 रुपए पे करना चाहता है, वो जींस उसको 750 की मिल रही है, तो उसको 250 का सरप्लस है। लेकिन उसको कहीं से पता लगता है कि ऐसी ही जींस
किसी दूसरे ब्रांड की 650 की मिल रही है तो उसको 350 का सरप्लस है, यानी सब्स्टिट्यूट होने से उसके सरप्लस पे फर्क पड़ता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में लागू नहीं होता, और उसमें से कंज्यूमर सरप्लस निकला है, तो कंज्यूमर सरप्लस की फिर से लिमिटेशन हो गई कि कंज्यूमर सरप्लस सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री को यहां पर कंसीडर नहीं कर पा रहा। जैसे कि देखो यहां लिखा है लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। पहला, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। प्रिसाइसली मतलब अच्छे तरीके से इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटीज। असलियत में कितनी यूटिलिटी मिल रही है आपको मार्जिनली, ये कैलकुलेट करना ही इंपॉसिबल है। ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन, यानी कितनी अलग अलग यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, पॉसिबल ही नहीं है यूटिलिटी कैलकुलेट करना। अगला, इन केस ऑफ नेसेसरी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, जिसके लिए हम जिंदा हैं, लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, भाई उसको कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपको इनफाइनाइट लेवल पे मिलती है। मतलब जिंदा रखा है भाई, बंदा मर रहा था, उसको दवाई की जरूरत थी, उसने दवाई खा ली, तो पूछोगे उससे कितनी यूटिलिटी मिली है, वो बोलेगा अनलिमिटेड यूटिलिटी मिली है। इनफाइनाइटली लार्ज है नेसेसिटी गुड से मिलने वाली यूटिलिटी। तो इन सच अ केसेस कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ऐसे केस में कंज्यूमर के लिए जो सरप्लस होता है वो इन्फिनिटी होता है। समझ रहे हो? कितना पैसा पे करने के लिए तैयार था वो? अनलिमिटेड, पता ही नहीं कितना पैसा, नॉट डिफाइंड है, मतलब जान बची लाखों पाए। कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। यस, सब्स्टिट्यूट्स की वजह से कंज्यूमर सरप्लस अफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये तो कंसीडर ही नहीं करते हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। ओके, अगला, देयर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब सामान, गुड्स के स्केल पर यूटिलिटी डिराइव करने का कोई सिंपल रूल आज तक पैदा नहीं हुआ। विच आर यूज्ड फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू, जो उसकी प्रेस्टीज वैल्यू को दिखाए। यानी कोई भी आर्टिकल है, जैसे कि डायमंड है, आईफोन है, ये लग्जरी आइटम्स मान लो, बड़े महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव है, ये इसके लिए कोई सिंपल क्राइटेरिया ही नहीं है कि इससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। जैसे कि आप ये तो बोल सकते हो कि नेसेसिटी से आपको इन्फिनिटी यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आईफोन खरीद के मेरे को इन्फिनिटी यूटिलिटी मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ मिल रही है, लेकिन कोई सिंपल रूल भी नहीं है भाई। जब यूटिलिटी नहीं है तो कहां कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है ना? ठीक है जी, और आगे आ जाओ। अगला, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको पैसों की टर्म्स में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस एज परचेज आर मेड एंड कंज्यूमर्स स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिश। यानी जब कंज्यूमर के पास जो पैसा रखा है ना, उसको बोलते हैं कंज्यूमर की स्टॉक ऑफ मनी। जैसे जैसे कंज्यूमर की स्टॉक ऑफ मनी कम होती रहती है, तो उसका पैसा पे करने की पावर भी कम होती रहती है। आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप आज आईफोन खरीद सकते हो, लेकिन कल आपके पास 5,000 हुए, स्टॉक ऑफ मनी कम हो गई, तो आप आईफोन नहीं खरीद सकते। समझ रहे हो? तो ठीक है, मार्शल ने अज्यूम किया है दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, बट दिस अजम्पशन इज नॉट अनरियलिस्टिक। ये बोलता है कि पैसों की मार्जिनल यूटिलिटी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये असली में बात सच्ची नहीं है। कैसी सच्ची नहीं है? मेरी बात सुनो। आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा भाई 100 रुपए दे दे, आप कहोगे चल 100 रुपए ना ले। किसी भी बंदे को आप 100 रुपए दे सकते हो, 100 रुपए की ज्यादा वैल्यू आप नहीं समझोगे। लेकिन आपके पास आज 150 रुपए है, तो बंदा बोलने आया भाई 100 रुपए दे दे, तुम सोचोगे हैं 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, तुम्हारे पास तो 150 है। तो यार, इंसान मनी की वैल्यू कितनी समझता है, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे जैसे उसका टाइम बदलेगा, वो पैसों की वैल्यू कितनी समझेगा, ये बात बदलती रहती है। तो पैसों की वैल्यू को ही बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्शल ये मान के चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, लेकिन असलियत में ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, सच्ची बात नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहती। ओके, अगला, द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यानी कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट तभी एक्सेप्ट करने लायक है जब यह मान लिया जाए कि यूटिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर कोई और अदरवाइज टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, तब यह सही है। मैनी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट
बिलीव दैट दिस कैन नॉट बी डन। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, इवन लव कौशिक भी ऐसा सोचते हैं कि यूटिलिटी को पैसों में या किसी और तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। भाई तुम अपनी खुशियों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अपनी रेस्पेक्ट को, आदर, सम्मान, प्यार, नफरत, धोखे को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो ऐसे ही ये यूटिलिटी भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। समझे? ओवरऑल आपको मोटे मोटे तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में हमने किया क्या है। मेन फोकस कंज्यूमर सरप्लस पे था। ठीक है जी, कंज्यूमर सरप्लस पे था, हमने इसका मीनिंग कर लिया। ठीक है जी, एक चीज और है। हाँ जी, मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद हमने दोस्तों इसकी एप्लीकेशंस कर ली, हमने इसके लिमिटेशंस कर ली। हो गया ना, ये काम हो गया। अब मुझे अगली क्लास में क्या कराना है आपको? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। ऐसे टॉपिक्स कराऊंगा, दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट कर दूंगा, देखूंगा क्या है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्लास खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्विज बाकी है अभी। क्विज अभी बाकी है मेरे दोस्त, इनका तो जवाब देना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यही तो पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला चलो जी। व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ द यूटिलिटी, जब जब इकोनॉमिस्ट यूटिलिटी की बात करते हैं किसी भी सर्टेन गुड की, तो दे आर रेफरिंग टू व्हाट? तो वो किसकी बात करते हैं? क्या वो डिमांड की बात करते हैं, या उस कॉमोडिटी की यूजफुलनेस की बात करते हैं, या फिर वो किसी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड की बात करते हैं, या फिर द रेट एट विच कंज्यूमर आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर, यानी उसके सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जब भी वो यूटिलिटी की बात करते हैं तो किस चीज की? फोर्थ वाले का तो बिल्कुल नहीं, सब्स्टिट्यूशन की बात करते ही नहीं है। इन तीनों में से एक आंसर है। ये मैं क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। कोई भी डाउट इंजन के अंदर इसको एज अ डाउट नहीं पूछेगा, सीधा अगली क्लास में मैं पहला पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 100% बच्चे इसके लिए सही पोल करेंगे, तो भाई मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, पूछने वाला क्वेश्चन ये वाला है जी आपसे। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, टीयू मैक्सिमम कब होता है? आज पढ़ाया था ना शुरू में, जब एमयू 0 होती है, या एमयू इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब एमयू अपने आप में हाईएस्ट होती है। ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं हमने। या फिर एमयू नेगेटिव हो, या नन ऑफ द अबव। आपके पास ऑप्शन है, 30 सेकेंड्स का मैं टाइम ले रहा हूं। चलो जी, बच्चों ने कुछ पूछा हो तो देखते हैं जी। केशव जी, ये बातें तो बाद में होंगी, अभी तो डिटेल में करना है आपको। ठीक है? नहीं अदिति, वो कैलकुलेटेबल नहीं है, तो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। हाँ सुमित, ये अज्यूम्पशन में ये डाल रखा है हमने कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, रेटिंग से फिर भी एग्जैक्टली नहीं पता लगेगी यार एजाद भाई। हाँ आकाश, आप सिया इंटरमीडिएट में जा सकते हो। ये जरूरी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है पीयूष इस चीज में। सेलर सरप्लस भी होता है भाई, प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है, आगे पढ़ेंगे। अब है कृतिका सर, कंज्यूमर सरप्लस वाले कर्व में ट्राइंगल वाला शेप और पार्ट क्या शो कर रहा है? ट्राइंगल वाला कंज्यूमर सरप्लस शो कर रहा है। सर एक दिन में कितना एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए? भाई एक दिन में कम से कम 30-30, 40-40 एमसीक्यू सॉल्व करते चलो ऋषि भाई, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो, नहीं तो 20 तो कम से कम करो। हाँ भाई जितेंद्रा, नए सिलेबस की बुक लेना कंपलसरी है, पुराने सिलेबस में गड़बड़ी है। लेना भी क्या है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, बाकी तुम्हारे पास पीडब्ल्यू की बुक है तो फिर वही के काम। पीडब्ल्यू की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की डिटेल वीडियो नंदिनी सीए वाला यूट्यूब चैनल पे है, आपके लिए बना रखी है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो 6 तारीख के बाद बनाऊंगा। 6 तारीख को एक बार मेरे बच्चों का पेपर होने दो ना, दिसंबर वालों का, है ना, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, हिमांशु जी बोल रहे हैं एबिलिटी टू पे 120 है, is derived from consumer on thought speculation, highest price available in the market which can be rupees 150 and still gets the same product for so। हाँ तो क्या करे भाई, उसकी एबिलिटी टू पे 120 है ना,
ठीक है, और वो 100 का खरीद रहा है तो 20 रुपए उसका सरप्लस हो गया, किसी और का कुछ और सरप्लस हो सकता है, सबकी एबिलिटी टू पे डिफरेंट होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा सूजन, बार बार अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर क्लियर होने चाहिए बस। ईच वॉन्ट इट इज सेटिएबल का मतलब होता है आयुषी, सेटिएबल मतलब पॉसिबल, मतलब पॉसिबल टू सेटिस्फाई, मतलब मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये कोई वॉन्ट नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था। आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो जानवी, अगर आपके साथ ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो। टीयू 0 होगा तो एमयू कैलकुलेटेबल नहीं है साजिद, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। नहीं आएगा ग्राफ उत्कर्ष, क्योंकि मैंने एडिशनल कराया आपको, आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, नहीं मिलेगी चंचल, बिल्कुल नहीं मिलेगी। एमयू 22 क्या लिखा है, परसेंट टू एमयू 0 देन टीयू ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, ये आपका ध्यान यहां पर देखो, टाइप नहीं हुआ सही से यश भाई, टीयू नेगेटिव नहीं हो सकता आदित्य, हाँ दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है वंशिका। टीयू कभी टीयू 0 तब होगा जब तुमने कुछ खाया ही नहीं होगा। भाई ऐसा मत कर पीयूष भाई, बुक आ जाएगी 7 जनवरी के बाद, एक हफ्ते के अंदर आपके पास हो जाएगी, ठीक है ना, बार बार तुम एक ही बात पूछ रहे हो यार। हाँ तो कोई बात नहीं, आप आलोक कुमार, आपका सेकंड क्लास है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर दो जैसे जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, और सैटरडे को फर्स्ट चैप्टर का बैकलॉग क्लियर कर लेना, सैटरडे को छुट्टी होती है इकोनॉमिक्स की क्लास की, ठीक है। मैं इतना अच्छा पता नहीं क्यों यार, आपको अच्छा लग रहा हूं तो इट्स गुड। नहीं नहीं रेटिंग से नहीं होता शुभम, न्यूमेरिकल नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, यही तो कलोल है नकुल भाई, कह रहा है सब कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, तो फाइनेंस मिनिस्टर कैसे डिसाइड करेगा टैक्स कितना लगाना है, बस यही बात है, यही तो लिमिटेशन है, लिमिटेशन में तो डाला इस चीज को हमने। पोल वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी बच्चों की सॉल्व हो गई होगी, और जिनकी नहीं हुई है उन पर काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इट इज ऑल फॉर टुडे, अगली क्लास में मिलते हैं, यानी कल मिलते हैं, फुल मौज मारेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अनुभूति तुम्हारा आंसर किस चीज का है वो डाउट उसमें पूछ लेना, मुझे दिखा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान रख लेना, किसी भी बच्चे का प्यार कम नहीं होना चाहिए, प्यार के लिए बने हुए हम, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू एवरीवन।